साथियों, मैंने आपको बालकृष्ण भट्ट के निबंधों के बारे में बताया, उनकी जीवन शैली, उनकी जो रचना प्रक्रिया थी उसके बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि वे किस प्रकार का लेखन करते थे, वे किस युग के निबंधकार थे। मैंने आपको बताया कि बालकृष्ण भट्ट के रचना, निबंध शैली, उनकी भाषा क्या थी। अब हम उस निबंध पर चलते हैं जो हमारे कोर्स में लगा हुआ है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये भट्ट जी का बहुत चर्चित निबंध है। यह साहित्यिक और सामाजिक निबंध की श्रेणी में आता है। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादन किया है कि साहित्य मानव समाज के हृदय का एक अभिव्यक्त रूप होता है। लेखक की यह स्वीकारोक्ति इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप होता है। इस उक्ति का विश्लेषण करने पर हमारे पास 3 तथ्य सामने आते हैं कि पहला तो ये कि साहित्य अपने ही समाज का व्यक्त रूप होता है। दूसरा यह कि साहित्य में मानवीय समुदाय की हृदयगत अनुभूतियों की व्यंजना होती है। और तीसरा यह कि प्रत्येक देश का साहित्य अपने समय, अपने परिवेश के जीवन का व्यक्त रूप होता है। साहित्य अपने समय से कटकर नहीं जी सकता। इन 3 बिंदुओं को भट्ट जी ने समूचे निबंध में बड़ी स्पष्टता के साथ विवेचित किया है। आइए पढ़ते हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों का आदर्श रूप होता है। हम सभी जानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की व्याख्या हमने सबने पढ़ी है और हम ये सब भी ये बात जानते हैं कि साहित्य समाज का क्या होता है, दर्पण होता है। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों का आदर्श रूप होता है। सही बात है, आदर्श रूप होता है। जो मनुष्य हृदय में सोचते हैं, जो मनुष्य जैसा मन में सोचते हैं और उस तरीके का वो उसमें चित्रण करते हैं, जैसा समाज में जो कुछ भी चलता रहता है उसका निर्माण, उसका चित्रण साहित्य में हो जाता है। जो जाति, जिस समय, जिस भाव, अब देखिए सूक्ति का भट्ट जी जो है वो कैसे हमको क्या समझा रहे हैं, इसके आगे इसके सम्मति में क्या दृष्टांत दे रहे हैं वो देखिए। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वे सब उस भाव, उस समय के साहित्य समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। सही बात है। जो जाति, जो समाज जिस समय जिस भावना से परिपूर्ण रहता है, उस साहित्य की समालोचना कीजिए। मान लीजिए, देखिए रामायण का जो समय था, एक उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूँ। रामायण का जो समय था, वो समय रामायण में यथातथ्य रूप से प्रकट होता है। मनुष्य का मन जब शोक, संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दो चित्ता रहता है, तब उसकी मुखद छवि तमसाछन्न, उदासीन और मलिन रहती है। बिल्कुल सही। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है वह या तो फुटही ढोल के समान बेसुरी, बेबाल, बेलय या करुणापूर्ण गदगद या विकृत स्वर संयुक्त होती है। वही मनुष्य जब चित्त की आनंद की लहरी से उद्वेलित हो नृत्य करता है तो सुख की परंपरा में मग्न रहता है। उस समय मुख विकसित कमल सा, प्रफुल्लित नेत्र मानो हंसता सा, और अंग अंग चुस्ती और चालाकी की फिरहरी की तरह फरका करते हैं। कंठ ध्वनि भी, आशा करते हो समझाने की बात यहाँ नहीं है, कंठ ध्वनि भी जब बसंत मदमत्त कोकिला के कंठ रव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। मनुष्य के संबंध में इस अनुलंघनीय प्राकृतिक नियम का उदाहरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है। जैसे कोई मनुष्य मान लीजिए उदास है, उसका मन नहीं लग रहा, वो बहुत ही धीर गंभीर और इस तरीके से है, तो क्या होता है, उसकी बोली भी उसी तरीके की होगी, अंग, चाल ढाल वो सब उसी तरह के होंगे। लेकिन यदि वह आनंद युक्त है, आनंद से मग्न है, तो उसका शरीर, उसकी बात, उसकी चाल ढाल, उसकी आंखें, वो सब मन को भाने वाली लगेंगी। तो मनुष्य के संबंध में ये नियम जो है वो अनुलंघनीय है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो यह प्राकृतिक नियम प्रत्येक देश का साहित्य भी इस बात का अनुसरण करता है। जिसमें कभी को क्रोधपूर्ण गर्जन, कभी को प्रेम का उच्छ्वास, कभी को शोक, शेक नहीं है, शोक है, परितापजनक हृदय विदारी करुणा निस्वन, कभी को वीरता गर्व से बाहुबल के दर्प में भरा हुआ सिंहनाद, कभी को भक्ति के उन्मेष से चित्र की द्रवता का परिणाम, अश्रुपात, अनेक प्रकार के भावों का उद्गार देखा जाए तो
इसलिए साहित्य जनसमूह से केवल बाहरी हाल से हम उस देश का हाल जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के समय समय के आंतरिक भाव हमें प्रस्फुटित हो सकते हैं। जो नियम मनुष्य के समय में काम करता है, वही नियम साहित्य के समय में यथातथ्य रूप से काम करता है। या बालकृष्ण भट्ट जी हमको समझा रहे हैं विद्यार्थियों कि जैसे मनुष्य अगर उदासीन है तो उसका चरित्र चित्रण, उसकी आंखें, उसका मुंह, उसका सर्वत्र अंग जो है वो उदासीन रहेगा। लेकिन यदि मनुष्य आनंद की लहरी में है, आनंद से उद्वेलित है, तो उसका मन भी उसी तरह का रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे साहित्य की बात है। साहित्य भी जिस प्रकार का, देखिए बहुत सीधी सी बात यहाँ बालकृष्ण भट्ट जी हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि भावना क्या है, साहित्य क्या है। साहित्य समाज का दर्पण है, मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो कुछ घटनाएं घटती है, मान लीजिए जब हम निर्भया कांड, मैं एक उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूँगी कि निर्भया कांड जब घटा था ना, निर्भया कांड घटा था ना, निर्भया कांड जब घटा था तो हमारे संपूर्ण अखबारों में उस कांड की, उस विभत्स कांड की चर्चा हुई थी। उस समय लिखी गई अधिकतम कविताएं, अधिकतम कहानियां, अधिकतम निबंध, अधिकतम रचनाएं उस कांड को केंद्र में रखकर की गई थी। क्यों? क्योंकि जो कुछ समाज में चलता है, जो कुछ समाज में एक तरीके से कह सकते हैं घटता है, उसका चित्रण करना ही साहित्य का काम है। ये कहा जाता है कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है, लेकिन साहित्यकार जो है वो मनुष्य से कहीं अधिक संवेदनशील होता है। वो अति मनुष्य के रूप में बहुत अधिक संवेदनशील होता है, इसीलिए वो साहित्यकार है। और यदि वो इसीलिए साहित्यकार है तो उससे, समाज में घटने वाली घटनाओं से उसका मन, उसका तन, उसका सब कुछ बहुत अधिक जो है वो प्रभावित होता है। उसकी संवेदना जागृत होती है। जब वो संवेदनाएं झंकृत होती हैं तो जो उसकी कलम से, उसकी लेखनी से जो शब्द निकलते हैं, जो प्रकारांतर से जो भावना उसकी जागृत होती है, वही साहित्य के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो जो घटनाएं हैं, जो मानवीय व्यवहार को, आसपास में घटने वाली घटनाएं मानवीय व्यवहार को प्रभावित करती हैं, उस घटनाओं से हमारा जो मन है वो दोचित्ता नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, तो फिर हम साहित्यकार किसी रूप के नहीं कहे जा सकते। अब देखिए आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वो क्या कह रहे हैं। हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शैशवावस्था थी। हमारे पुराने आर्यों का साहित्य क्या है? वेद है। सबसे पुरातन क्या लिखा गया? वेद लिखा गया, है ना। उस समय आर्यों की शैशवावस्था थी। आर्य, ये इनका मत है, जरूरी नहीं है। देखिए निबंध की, मैंने उस दिन भी आपको एक बात कही थी कि निबंध नितांत व्यक्तिगत होता है। निबंध की सबसे बड़ी विशेषता क्या है ना, उसकी शैली नितांत वैयक्तिक होती है। तो हमारे जो आर्य हैं वो क्या थे? वो शैशवावस्था थी आर्यों की, जिसमें बालकों का समान, जिनका भाव भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार था। छोटा बच्चा क्या करता है? निष्कपट व्यवहार होता है, सब कुछ निष्कपट होता है, वो कुछ नहीं समझता। तो भोलापन, उदार भाव, निष्कपट वेदों का साहित्य था। अब हम देखिए बालकृष्ण भट्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, शैली बहुत आसान है। साहित्य का कैसे कैसे विकास हुआ है उसके बारे में ये बात करते हैं। और साहित्य के विकास के साथ साथ वो ये बताते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो घटनाओं से प्रभावित होता है, और साहित्यकार इन्हीं घटनाओं से प्रभावित, प्रेरित होकर अपने साहित्य में उस तरह की रचनाएं करता है। अब हम आगे चलते हैं।